नमस्कार साथियों, मैं सूरज सिन्हा आपके चैनल सूरज सिन्हा 6868 में स्वागत करता हूं। तो जैसा कि हमने पार्ट 1 में यूरोप के राष्ट्रवाद का उदय का पार्ट 1 यानी कि फ्रांसीसी क्रांति के राष्ट्र के विचार को पढ़ लिया है, और आज हम जो करने जा रहे हैं वो है यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण और कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट, कुछ महत्वपूर्ण तिथियां यहाँ पे देख लीजिए, दिया हुआ है। ठीक है, इसको भी हम लोग कंप्लीट करेंगे और देख लेते हैं हमें कहाँ तक करना है आज। तो आज हम लोग करेंगे इसमें कुलीन वर्ग और नया मध्यम वर्ग तक करेंगे शायद। ठीक है, और दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब जो है बोर्ड परीक्षा क्लास 10वीं की बहुत ही नज़दीक आ चुकी है, तो हमें साथ के साथ नोट भी बनाते रहना है। तो अगर आप लोगों को नोट बनाने नहीं आता है तो हम उसका लिंक, हमारा एक ऐप है, हम उसका लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप उसको वहां से जाके डाउनलोड कर लीजिए ताकि आपका जो नोट है वो जल्द से जल्द तैयार हो जाए। और वो नोट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, उससे आप बहुत अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक और बात बता दूं कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और इस वीडियो को हर उस विद्यार्थी तक पहुंचाइए जो अभी कक्षा 10वीं अथवा बोर्ड का तैयारी कर रहा है। और पार्ट 1 अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो पार्ट 1 को भी देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक, यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। तो सबसे पहले जो कार्य, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं अपने वीडियो खुद पढ़ता हूं ताकि आप लोगों को बस समझ में आए, थोड़ा बहुत तो समझ में आएगा पढ़ने से, और फिर उसके बाद मैं आप लोगों को समझाता हूं। तो सबसे पहले मैं पढ़ूंगा, आपको सिर्फ सुनना है, फिर आपको समझाऊंगा और आपको जो महत्वपूर्ण लगे उसको नोट भी कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं। तो जो टॉपिक है, टॉपिक नंबर 2, यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। तो इसमें लिखा हुआ है, अगर आप मध्य 18वीं सदी के यूरोप के नक्शे को देखें तो उसमें वैसे राष्ट्र राज्य नहीं मिलेंगे जैसे कि आज हैं, जिन्हें आज हम जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड के रूप में जानते हैं। तो इसमें कुछ समझ में आया? देखिए आपको बताते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि चलिए सबसे पहले जो पढ़ने का बात है उसको कंप्लीट करते हैं। जैसे कि स्विट्जरलैंड के रूप में जानते हैं, वो तब राजशाहियों, डाचियों और कैंटनों में बटे हुए थे जिन शासकों के स्वायत्त क्षेत्र थे। पूर्वी और मध्य यूरोप निरंकुश राजतंत्रों के अधीन थे और इन इलाकों में तरह तरह के लोग रहते थे। वे अपने आप को एक सामूहिक पहचान या किसी समान संस्कृति का भागीदार नहीं मानते थे। अक्सर वे अलग अलग भाषाएं बोलते थे और विभिन्न जातियों समूहों के सदस्य थे। उदाहरण के तौर पर ऑस्ट्रिया हंगरी पर शासन करने वाला हैब्सबर्ग साम्राज्य कई अलग अलग क्षेत्रों और जनसमूहों को जोड़कर बना था। इसमें एल्प्स के ट्रोल, ऑस्ट्रिया, स्टूट, नालैंड जैसे इलाकों के साथ साथ बोहेमिया भी शामिल था, जहाँ के कुलीन वर्ग में जर्मन भाषा बोलने वाले ज़्यादा थे। हैब्सबर्ग साम्राज्य में लामावाडी और वेनेसिया जैसे इतालवी भाषी प्रांतीय भी शामिल थे। हंगरी में आधे लोग मेगायार भाषा बोलते थे जबकि बाकी लोग विभिन्न बोलियों का इस्तेमाल करते थे। गालिसिया में कुलीन वर्ग पोलिश भाषा बोलता था। इन प्रभावशाली समूहों के अलावा हैब्सबर्ग साम्राज्य की सीमा रेखाओं के भीतर भारी संख्या में खेती करने वाले लोग अधीन अवस्था में रहते थे, जैसे उत्तर में बोहेमियन और स्लोवाक, कार्नियोला में स्लोवेन्स, दक्षिण में क्रोट तथा पूर्व की तरफ ट्रांसिल्वेनिया में रहने वाले रोमन लोग। ऐसा फर्क राजनीतिक एकता को आसानी से बढ़ावा देने वाला नहीं था। इन तरह तरह के समूहों को आपस में बांधने वाला तत्व केवल सम्राट के प्रति सबकी निष्ठा थी। तो इतना ही पढ़ते हैं सबसे पहले और इसको समझेंगे। उसके समझने से पहले जो देखिए सबसे बड़ी इतिहास में जो होता है कि जो इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं और उनके जो डेट होते हैं, यानी कि कुछ महत्वपूर्ण जो तिथियां होती है, उसको हम इतिहास में ही अक्सर कर भूलते हैं, क्योंकि इतिहास में ही जो तिथियां होती है उसी को याद रखना होता है। और ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही आ जाता है कि 1848 में क्या हुआ,
हाँ 1948 में क्या हुआ। तो ऐसे ऐसे जो तिथि होती है ना, उसको हमें इतिहास के बुक में, यानी कि इतिहास में सबसे ज़्यादा हमें याद करने की ज़रूरत पड़ती है। और बाकी लोग जो होते हैं, जो कुछ कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि बहुत जल्दी याद कर लेते हैं, और कुछ कुछ लोग होते हैं कि नहीं याद कर पाते हैं। तो सबसे पहले हम इसको रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपके दिमाग में एक बार बैठ जाए, ठीक है। तो मैं भी पढ़ूंगा, और अगर आपको लिखने का मन हो तो लिख सकते हैं, नहीं तो आपके NCERT के बुक में तो होगा ही, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ने से एक बार और पढ़ने से पहले बता दूं, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आपको जो नेक्स्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए और आप उसको कंप्लीट कर सकें, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। 1797 नेपोलियन का इटली पर हमला। तो नेपोलियन का जो इटली एक क्षेत्र है, मान लीजिए कि नेपोलियन ने उस पर हमला किया था। मान लीजिए जैसे कि आप किसी पर, इसको याद करने का सबसे महत्वपूर्ण, इसको किसी कहानी की तरह अपने कहानी में जोड़ लो, ठीक है, तो आपको याद हो जाएगा। कैसे? मान लीजिए कि आपके साथ 1797 में कोई घटना घटी थी, और कुछ ऐसी घटना घटी थी कि आपको कभी भूल ही नहीं सकते, तो याद आ जाएगा। जैसे कि 1797 भाई नेपोलियन की घटना, तो ये याद आ गया हमें। इसी तरीके से आपको करना है। तो 1797 नेपोलियन का इटली पर हमला हुआ था, जिसे हम लोग नेपोलियाई युद्धों की शुरुआत भी कह सकते हैं, ठीक है। 1814 से लेकर 1815 के बीच में क्या हुआ, अब इसको जान लेते हैं। तो नेपोलियन का पतन, यानी कि वियना शांति संधि हुई थी 1814 से लेकर 1815 के बीच में। अब 1821 में क्या हुआ दोस्तों, तो यूनानी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष, ये जो यूनानी था, जो स्वतंत्रता था, यानी कि उसके लिए संघर्ष चालू हो चुका था, ठीक है। 1848 फ्रांस में क्रांति, आर्थिक परेशानियों से ग्रस्त कारीगरों, औद्योगिक मजदूरों, किसानों की बगावत, मध्यम वर्ग संविधान और प्रतिनिधित्वात्मक सरकार के गठन की मांग करता है। इतालवी, जर्मन, मेगायार, पोलिश, चेक आदि राष्ट्र राज्यों की मांग करते हैं। तो इसमें ऐसा था कि 1848 में ऐसा हुआ था, फ्रांस में जो क्रांति था, तो उससे कुछ परेशानियां, तो देखिए कुछ भी, कोई सी भी लड़ाई हो, आजकल तो छोटी मोटी लड़ाई होती है तो उसमें आदमी ग्रस्त हो जाता है, तो बहुत बड़ा हमला हुआ था, तो उसमें कितने लोग ग्रस्त हुए होंगे। तो उससे जो औद्योगिक, यानी कि जो मजदूर थे ना, उनको गठन की मांग, वो लोग जो थे, जो मजदूर थे, वो गठन की मांग करना स्टार्ट कर चुके थे, यानी कि शुरुआत कर चुके थे। इतालवी, जर्मन, मेगायार, पोलिश, चेक आदि राष्ट्र राज्यों की मांग करते थे, और इन सब की मांग करते थे, इतना याद कर लेना है। 1859 से लेकर 1870 में क्या हुआ, तो इटली का एकीकरण हुआ 1870 से लेके 1859 से लेके 1870 तक, ठीक है। मेरे को भी कंफ्यूज हो रहा है थोड़ा, सॉरी, ठीक है। तो अब देख लीजिए 1866 और 1871 में क्या हुआ, तो जर्मनी का एकीकरण। और 1905 में क्या हुआ, तो हैब्सबर्ग और ऑटोमन साम्राज्यों में स्लाव राष्ट्रवाद मजबूत होता था। इतना हमें याद कर लेना, ये महत्वपूर्ण तिथियाँ हैं। और आपको एक बात और बता दूं, जो अभी हमने फ्रांसीसी क्रांति के राष्ट्र के विचार पढ़ा था पार्ट 1 में, उसका जो एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये बन सकता है, उस वीडियो में मैंने नहीं बताया था आपको, इस वीडियो में बता देता हूँ, ठीक। तो जैसे कि फ्रांसीसी क्रांति में जो फेडरिक रायू था, तो वो जो 1848, देखो उसका भी जो सन है वो इसमें दिया हुआ नहीं है, मेरे को लगा था कि आगे दे देगा लेकिन दिया नहीं है। 1848 में फेडरिक रायू ने 4 चित्रों को जोड़ा था। अगर क्वेश्चन में आ जाए कि फेडरिक रायू ने 1848, अच्छा फेडरिक रायू ने कब 4 चित्रों की श्रृंखला बनाई, तो हम लिख सकते हैं कि 1848 में बनाई, ठीक है। तो चलिए अब इसको समझते हैं, जो यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण है। तो अभी हमने यूरोप में, जैसे कि हमारे चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, तो उदय और निर्माण ये मिलते जुलते शब्द हैं थोड़ा, ठीक है। यहीं से स्टार्ट हो रहा है, मान लीजिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमने एक बार रिवाइज तो कर ही चुका है, बस इसको समझना है अब। तो अगर हम मध्य 18वीं सदी के यूरोप के मानचित्र को देखें, अगर नक्शे को देखें, तो हमें पता लगेगा कि जैसे पहले राष्ट्र राज्य थे, जैसे पहले राज्य थे, अब वैसे राष्ट्र राज्य नहीं थे। जैसे कि पहले किस में था, कैंटोनों में था, राजशाहियों में था, ढांचों में था, लेकिन अब वो किस चीज़ में परिवर्तित हो चुका है, तो जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड के रूप में जानते हैं हम उन सभी को। तो यही, तो ऐसा था कुछ कि यूरोप में, अगर हम लोग यूरोप के मध्य 18वीं सदी के मानचित्र को देखें, तो उसमें वैसे राष्ट्र राज्य नहीं मिलेंगे जैसे कि अब है।
जैसे अब है इटली, जर्मनी और स्विट्जरलैंड, और पहले ये कैंटिनो, राजशाही और डाचों में बटे हुए थे। हम इतना याद हो गया। अब देखिए, जिनके शासकों के सवायत्तर क्षेत्र थे, यानी कि जो वहाँ के शासक थे ना, उनके सवा यानी कि काफ़ी सारी क्षेत्र थे। ठीक है, पूर्वी और मध्य यूरोप। अब देखो, जो पूर्वी यूरोप है और मध्य यूरोप, अगर नक्शा आएगा तो मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, पूर्वी यूरोप और मध्य यूरोप निरकुंस राजतंत्रों के अधीन था। यानी कि जो निरकुंस, अभी हमने फ्रांसीसी क्रांति में भी पढ़ा था पार्ट 1 में कि निरकुंस किसे कहते हैं। तो अगर आपको नहीं पता है तो आप पार्ट 1 जरूर देखें, तभी आपको आगे का भी समझ में आएगा जो इसमें आने वाले हैं। ठीक है, तो निरकुंस राजतंत्रों के अधीन था। ठीक है, और इन इलाकों में तरह तरह के लोग रहते थे। वे अपने आप को एक सामूहिक पहचान या किसी समान संस्कृति का भागीदारी नहीं मानते थे। देखो, अब ऐसा था कि राजतंत्रों के अधीन तो था, लेकिन इन इलाकों यानी कि जो इलाका था ना, उसमें बहुत सारे यानी कि निम्नलिखित प्रकार के लोग रहते थे, और वह अपने आप को किसी भी सामूहिक संस्कृति का पहचान नहीं देते थे कि हम इस सांस्कृतिक से हैं, इस सांस्कृतिक से हैं। वैसा कुछ नहीं था उनमें। ठीक है, मानते थे। अक्सर वे अलग अलग भाषाएं बोलते थे। अब देखिए भाई, अगर निम्नलिखित प्रांत के हैं, अलग अलग प्रकार के हैं, तो अलग अलग भाषाएं तो बोलने की बिल्कुल वो छोटी सी बात है। तो अलग अलग भाषाएं बोलते थे और विभिन्न जातियों समूहों के सदस्य थे। तो अब भाई, अब अपने मान लीजिए अपने कॉलोनी में कितने समूह हैं, तो उस कॉलोनी में उस समय तो और भी होंगे भाई, बिल्कुल आम बात है। ठीक है, समूह थे। उदाहरण के तौर पर, अब उदाहरण दे दिया। अब मान लीजिए कि आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण में एक उदाहरण दिया हुआ है, अब उस उदाहरण को बताइए कि वो उदाहरण किस प्रकार का। ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो आपको उदाहरण दिया हुआ है, जिसमें देखिए इसमें उदाहरण दिया हुआ है कि हैप्सबर्ग साम्राज्य। ठीक है, तो ये किस चीज़ से मिलकर बना है, यही उदाहरण है। देख लीजिए, हम देख लेते हैं। उदाहरण के तौर पर ऑस्ट्रिया हंगरी पर शासन करने वाला हैप्सबर्ग साम्राज्य कई अलग अलग क्षेत्रों और जनसमूहों से को जोड़कर बना था। तो समझ में आ गया कि जो हैप्सबर्ग साम्राज्य था वो कई अलग अलग क्षेत्रों यानी कि बहुत प्रकार के क्षेत्रों से अथवा कई जनजातियों के समूहों से मिलकर बना था। ठीक है, जिसमें एल्प्स का टिरोल, ऑस्ट्रिया और जूटेनलैंड जैसे इलाकों के साथ साथ बोहेमिया भी शामिल था, जहाँ के कुलिनबर्ग में जर्मन भाषा बोलने वाले ज़्यादा थे। अब देख लीजिए, क्वेश्चन आ जाएगा कि हैप्सबर्ग साम्राज्य में ऐसा हैप्सबर्ग साम्राज्य में जर्मन भाषा सबसे अधिक कौन बोलता था, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। तो देखिए, कुलिनबर्ग जो था वो जर्मन भाषा सबसे ज़्यादा अधिक उपयोग करता था। ठीक है, बोलने वाले जाते। हैप्सबर्ग साम्राज्य में लामाबाडी और वेनेसिया जैसे इतालवी भाषा प्रांतीय भी शामिल थे। अब देख लीजिए, क्वेश्चन आ जाएगा कि यूरोप में राष्ट्रवाद के निर्माण में कौन कौन से भाषाएं बोले जाते थे। तो लामाबाडी, वेनेसिया, जर्मन, इतालवी भाषा प्रांतीय भी शामिल थे। हंगरी में आधे लोग मेगायार भाषा बोलते थे, जबकि बाकी लोग विभिन्न बोलियों का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, तो हंगरी में जो यानी कि आधे लोग, यानी कि अगर 100% लोग हैं तो उसमें 50% लोग कौन सा भाषा बोलते थे भाई, आप कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो एक मिनट, बोहेमियन और रुकिए, मैं एक मिनट फ्लैट मोड पे लगा लेता हूँ इसको, मैंने गलती कर दी आज। सॉरी, डू नॉट डिस्टर्ब, इसको ऑन कर देते हैं। ठीक है, तो अब देख लीजिए, ऑस्ट्रिया हंगरी पर शासन करने वाला हैप्सबर्ग साम्राज्य कई अलग अलग क्षेत्रों और जनसमूहों को जोड़कर बना था। ये इतना तो हमने कर ही लिया। ठीक है, वेनेसिया जैसे इतालवी भाषा प्रांतीय भी शामिल थे। हंगरी में आधे लोग मेगायार भाषा बोलते थे। मेगायार हंगरी में जो थे वो मेगायार भाषा बोलते थे। ठीक है, जबकि बाकी लोग विभिन्न बोलियों का इस्तेमाल करते थे। गालिशिया में कुलिनबर्ग पोलिश भाषा बोलता था। इन प्रभावशाली समूहों के अलावा हैप्सबर्ग साम्राज्य की सीमा रेखाओं के भीतर भारी संख्या में खेती करने वाले लोग अधीन व्यवस्था में रहते थे। देखिए, जो खेती करने वाले लोग थे वो अधीन अवस्था यानी कि उन पर कोई व्यवस्था नहीं थी और वैसे ही रहते थे। जैसे उत्तर में बोहेमियन और स्लोवाक, कार्निओला में स्लोवेंस, दक्षिण में क्रोएट तथा पूर्व की तरफ
ट्रांसल्वेनिया में रहने वाले रोमन लोग, इसको इतना याद कर लीजिएगा, ठीक है। ऐसा फर्क राजनीतिक एकता को आसानी से बढ़ावा देने वाला नहीं था। इन तरह तरह के समूहों को आपस में बांधने वाला तत्व केवल सम्राट के प्रति सबकी निष्ठा थी, ठीक है। राष्ट्रवाद और राष्ट्र राज्य के का विचार कैसे उभरा? तो अभी हमने सिर्फ एक ही कंप्लीट किया, अब इसको भी शायद आज कंप्लीट ही कर लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। इधर कोई साइड में और कुछ दिया हुआ नहीं है। तो 2.1 टू तो कर लिया, अब 2.1 है कि कुलीन वर्ग और नया मध्यम वर्ग। तो इसको पढ़ते हैं। सामाजिक और राजनीतिक रूप से जमीन का मालिक कुलीन वर्ग और यूरोपीय महाद्वीप का सबसे प्रभुशाली वर्ग था। इस वर्ग के सदस्य एक साझा जीवन शैली से बंधे हुए थे जो क्षेत्रीय विभाजनों के आर पार व्यापक थी। वे ग्रामीण इलाकों में जायदाद और शहरी हवेलियों के मालिक थे। राजनीतिक कार्यों के लिए तथा उच्च वर्गों के बीच वे फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते थे। उनके परिवार अक्सर वैवाहिक बंधनों में से आपस में जुड़े होते थे, मगर यह शक्तिशाली कुलीन वर्ग संख्या के लिहाज से एक छोटा समूह था। जनसंख्या के अधिकांश लोग कृषक थे। पश्चिम में ज़्यादातर जमीन पर किराएदार और छोटे काश्तकार खेती करते थे, जबकि पूर्वी और मध्य यूरोप में भूमि विशाल नगरों में बटी थी जिस पर भूदास खेती करते थे, ठीक है। पश्चिम और मध्य यूरोप के हिस्सों में औद्योगिक उत्पादन और व्यापार में वृद्धि से शहरों का विकास और वाणिज्यिक वर्गों का उदय हुआ, जिनका अस्तित्व बाजार के लिए उत्पादन या पर टिका था। इंग्लैंड उद्योग 18वीं सदी के दूसरे भाग से आरंभ हुआ, लेकिन फ्रांस और जर्मनी के राज्यों के कुछ हिस्सों में यह 19वीं शताब्दी के दौरान ही हुआ। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप नए सामाजिक समूह अस्तित्व में आए। श्रमिक वर्ग के लोग और मध्य वर्ग जो उद्योगपतियों, व्यापारियों और सेवा क्षेत्र के लोगों से बने। मध्य और पूर्वी यूरोप में इन समूहों का आकार 19वीं सदी के अंतिम दशकों तक छोटा था। कुलीन विशेषाधिकारों की समाप्ति के बाद शिक्षित और उदारवादी मध्य वर्गों के बीच ही राष्ट्रीय एकता के विचार लोकप्रिय हुए। 2.2 नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। इसको समझा देते हैं आपको। तो सामाजिक और राजनीतिक यानी कि देख लीजिए कि जो जमीन का मालिक होता था, ठीक है, उसे वहाँ का प्रभुशाली वर्ग माना जाता था, यानी कि बिल्कुल महान वर्ग माना जाता था। इस वर्ग के सदस्य एक साझा जीवन शैली में बंधे हुए थे, यानी कि ये जो वर्ग था इसके जो सदस्य थे वो एक शैली में बंधे हुए थे, ठीक है, जो क्षेत्रीय विभाजनों के आर पार व्यापक थी। वे ग्रामीण इलाकों में जायदाद और शहरी हवेलियों के मालिक थे। अब देख लीजिए जो गांव का इलाका था ना, तो वहाँ के तो ऐसा था, ग्रामीण इलाकों में जो घर वर होते थे वह उनके मालिक थे, ठीक है। राजनीतिक कार्यों के लिए तथा उच्च वर्गों के ठीक है, उच्च वर्गों के बीच वे फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते थे। उनके परिवार अक्सर वैवाहिक बंधनों से आपस में जुड़े होते थे, मगर यह शक्तिशाली कुलीन वर्ग संख्या के लिहाज से एक छोटा समूह था। देखिए ये इतना शक्तिशाली तो था, लेकिन संख्या के लिहाज में यानी कि संख्या के तरह से अगर देखा जाए तो ये बहुत छोटा समूह था। जनसंख्या के अधिकांश लोग कृषक थे, यानी कि जो जनसंख्या में जितने अधिकांश यानी कि ज़्यादातर लोग जो थे वो कृषि करते थे, यानी कि कृषक थे। पश्चिम में ज़्यादातर जमीन पर किराएदार और छोटे काश्तकार खेती करते थे, यानी कि जमीन यानी कि पश्चिम था उसमें ज़्यादातर जमीन पर किराएदार और छोटे काश्तकार खेती करते थे, जबकि पूर्वी और मध्य यूरोप में भूमि विशाल जागीरों में बटी थी जिस पर भूदास खेती करते थे, ठीक है। पश्चिम और मध्य यूरोप के हिस्सों में औद्योगिक उत्पादन और व्यापार में वृद्धि से शहरों का विकास और वाणिज्यिक वर्गों का उदय हुआ, जिनका अस्तित्व बाजार के लिए उत्पादन पर टिका था। अब देख लीजिए जो उनका अस्तित्व था ना वो उत्पादन पर ही टिका हुआ था। इंग्लैंड में औद्योगिकरण 18वीं सदी के दूसरे भाग में आरंभ हुआ, लेकिन फ्रांस और जर्मनी के राज्यों के कुछ हिस्सों में यह 19वीं शताब्दी के दौरान ही हुआ, ठीक है, 19वीं सदी में हुआ था। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप नए सामाजिक समूह अस्तित्व में आए। तो ये जो प्रक्रिया हुई इसमें कुछ नए लोग फलस्वरूप में नए लोग सामाजिक समूह अस्तित्व में आए। श्रमिक वर्ग के लोग और मध्य वर्ग जो उद्योगपतियों, व्यापारियों और सेवा क्षेत्र के लोगों से बने थे। मध्य और पूर्वी यूरोप में इन समूहों का आकार 19वीं सदी के अंतिम दशकों तक छोटा था, ठीक है। जो अंतिम सदी था यानी कि 19वीं सदी के अंतिम दशक तक ये छोटा था, लेकिन कुलीन वर्ग विशेषाधिकारों की समाप्ति के बाद शिक्षित और उदारवादी मध्य वर्गों के बीच ही राष्ट्रीय एकता के विचार लोकप्रिय हुए और इसके बाद ये जो था बढ़ गए। तो अब करेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो है, दिख रहा होगा, उदारवादी राष्ट्रवाद के क्या मायने थे।
तो इसको करेंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर इसको भी आज कंप्लीट करेंगे तो दोस्तों जैसा कि है कि आपको मैंने बता दिया है कि अगर आपको नोट बनाना है तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, उसको जाके डाउनलोड कर लीजिए ताकि आप अच्छे तरीके से नोट बना सकें और उसका जो क्वेश्चन आए उसका आप उत्तर दे सकें। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट और शेयर नहीं किया है तो कर लीजिए। आपके लिए एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन दे देता हूं जिसका उत्तर मैंने इस वीडियो में दे चुका है, लेकिन आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो क्वेश्चन यह है आपके लिए कि जो फेडुक्स रायू था उसने कब चार चित्रों की श्रृंखला बनाई। तो धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए। पार्ट 1 को जरूर देखें और पार्ट 3 के लिए इंतज़ार कीजिए।